नमस्ते। आज हम आधुनिक सैन्य इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और जटिल ऑपरेशन को डिकोड करने वाले हैं, ऑपरेशन सिंदूर। इस एनालिसिस में हमारा मेन फोकस इस बात पर रहेगा कि आखिर दुश्मन के इतने मजबूत रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इस अचूक स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया गया। बिना किसी बायस या राजनीतिक पक्ष के हम सिर्फ उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों और रक्षा रणनीतियों के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन की टैक्टिक्स को समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। 25 मिनट। जी हाँ, जरा सोचिए, दुश्मन के भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में एकदम अंदर जाकर की गई ये पूरी जवाबी कार्रवाई केवल 25 मिनट में पूरी हो गई। ये कोई आम बात नहीं है। मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए तो इतनी अर्जेंट और प्रिसाइज टाइमलाइन अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और उस छोटी सी 25 मिनट की विंडो के अंदर पूरे 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक हिट किया गया। मतलब आप स्पीड और एक्यूरेसी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस लेवल के एग्जीक्यूशन के लिए महीनों की सीक्रेट प्लानिंग और बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जैसा कि इस स्टेटमेंट में कहा गया था, दुश्मन के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर आतंक का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये कोई नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज देने का तरीका था। ऑपरेशन सिंदूर का जो स्केल था और जो दांव पे लगा था वो वाकई असाधारण था। तो आखिर इसकी नौबत क्यों आई? चलिए सेक्शन 1 पर चलते हैं। पहलगाम हमला, जो इस बड़े कदम का मेन कैटलिस्ट या मुख्य कारण बना। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो चीजें बहुत तेजी से एस्केलेट हुई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बेहद दुखद आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इस हमले का सीधा लिंक सीमा पार बैठे आतंकी नेटवर्क से जोड़ा। जाहिर है, इसके बाद देश में एक भारी आक्रोश था। फिर अप्रैल के अंत तक हमारी सेनाओं और इंटेलिजेंस के बीच एकदम टॉप सीक्रेट लेवल पर प्लानिंग शुरू हुई। और फाइनली सिर्फ कुछ ही दिनों बाद 7 मई को इस स्ट्राइक को अंजाम दे दिया गया। लेकिन प्लान बनाना और उसे जमीन पर उतारना, दोनों में बहुत फर्क है। सेक्शन 2, सामरिक चुनौती। नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप के सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दोहरा लक्ष्य था। पहला, आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह करना, और दूसरा, जो सबसे क्रिटिकल था, ये सुनिश्चित करना कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। इस तरह के पिन पॉइंट मिशन में एक छोटी सी भी चूक इंटरनेशनल लेवल पर भारी पड़ सकती थी। और यहीं हमारे आज के एनालिसिस का सबसे अहम हिस्सा आता है। सेक्शन 3, दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेदना। आखिर उन कॉम्प्लेक्स डिफेंस ग्रिड को कैसे बाईपास किया गया? रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुश्मन के रडार्स को अंधा करने के लिए मुख्य रूप से 4 हाईटेक तरीकों का एक साथ इस्तेमाल किया गया: इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स, एडवांस सर्वेलेंस और स्टैंड ऑफ मिसाइलें। ये बस अलग अलग टूल्स नहीं थे, बल्कि इन्होंने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसने दुश्मन के हेविली फोर्टिफाइड एयर स्पेस को पूरी तरह से सुन कर दिया। इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर था इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आसान भाषा में समझें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके दुश्मन के रडार्स को चकमा देने की तकनीक है। ये एक तरह की अदृश्य ढाल बन जाती है। दुश्मन के रडार स्क्रीन्स पर भ्रम पैदा हो जाता है और उन्हें भनक भी नहीं लगती कि हमलावर विमान उनके सिर के ऊपर से गुजर चुके हैं। और इस अदृश्य ढाल के साथ जोड़ी गई स्टैंड ऑफ मिसाइलें। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें टारगेट से काफी दूर रहते हुए ही लॉन्च किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पायलट्स को दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की रेंज में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो एक सेफ डिस्टेंस से बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर सुरक्षित वापस लौट सकते हैं। है ना कमाल की तकनीक? तो इन सभी तकनीकों का अल्टीमेट टेस्ट हुआ सेक्शन 4 में, 7 मई 2025 की रात को, वो 25 मिनट का हमला। पाकिस्तान और पीओके में किए गए इस बेहद कोऑर्डिनेटेड नाइट स्ट्राइक को अगर हम समराइज करें तो वो 3 शब्दों में परफेक्टली फिट बैठता है: फास्ट, प्रिसाइज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ये एक ऐसा कारनामा था जिसे मशीन जैसी परफेक्शन के साथ अचीव किया गया। लेकिन एक्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। सेक्शन 5, सूचना युद्ध। फिजिकल स्ट्राइक के तुरंत बाद लड़ाई डिजिटल और साइकोलॉजिकल दुनिया में शिफ्ट हो गई। देखिए, जैसे ही सुबह हुई, दोनों देशों की तरफ से अलग अलग नैरेटिव्स सामने आने लगे। एक तरफ भारतीय ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थे जिनमें 9 टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट करने की बात थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आख्यान थे जो इन दावों से पूरी तरह इनकार कर रहे थे।
और इसी बीच सोशल मीडिया पर सैटेलाइट इमेजेस, डिफेंस एनालिस्ट के व्यूज और बहुत सारा प्रोपेगेंडा आग की तरफ फैलने लगा। मिलिट्री भाषा में इसे फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। जब तक धूल पूरी तरह बैठ नहीं जाती, तब तक बैटलफील्ड के कई स्पेसिफिक दावे डिस्प्यूटेड ही रहते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि पब्लिक डोमेन और मीडिया इन्वेस्टिगेशंस में जो फैक्ट्स मौजूद हैं, उन्हें न्यूट्रल होकर एनालाइज करना है। इस ऑपरेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? चलिए देखते हैं सेक्शन 6 में बदलता सैन्य सिद्धांत। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत ही क्लियर शिफ्ट दिखाया है। पुराने पारंपरिक सिद्धांत से जहां बॉर्डर पर छोटी-मोटी झड़पें या स्लो रिस्पॉन्स आम बात थी, अब फोकस नए सिद्धांत पर आ गया है, यानी तकनीक, ड्रोन्स और बिल्कुल रैपिड रिटेलिएशन या त्वरित जवाबी कार्रवाई। अब पुराने स्टैंडर्ड हथियारों की जगह हाईटेक स्वदेशी रक्षा प्रणालियों ने ले ली है। ये एक मैसिव स्ट्रैटेजिक बदलाव है। जाहिर है, इस पूरे घटनाक्रम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भी खींचा। ग्लोबल पावर्स ने तुरंत संयम बरतने की अपील की। दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने बालाकोट जैसी पुरानी स्ट्राइक से इसकी तुलना की और बारीकी से स्टडी किया कि ये नई तकनीक संचालित रणनीति इस रीजन के बैलेंस को कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो लब्बो-लुबाब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक हवाई हमला नहीं था। ये रणनीति, तकनीक, कूटनीति और मनोविज्ञान, इन सब का एक मिला-जुला और अभूतपूर्व रूप था। इसने मिलिट्री रिस्पॉन्स को लेकर जो हमारी बुनियादी सोच है, उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक बड़ा सवाल, जिस तरह से प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पुराने डिफेंस सिस्टम्स को इतनी आसानी से मात दे रहे हैं, उसे देखते हुए फ्यूचर में जवाबी कार्रवाई के नियम किस तरह बदलेंगे? क्या यह आने वाले कल के युद्ध की एक झलक भर है? आप खुद सोचिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।